जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज हम जिस इशू को आपके सामने अपने वरिष्ठ पत्रकार साकिब बिहारी सिन्हा जी के साथ डिस्कस करेंगे वो है कास्ट सेंसस, जो आज़ादी के बाद पहली बार इस देश में होने वाला है। आज़ादी के पहले एक बार कास्ट सेंसस की बात आई थी और जहाँ तक सेंसस की बात आती है तो वो 1883 में 1881 में पहली बार हुआ था। हमारे देश में आज़ादी के बाद ये पहला कास्ट सेंसस होगा, जबकि एनुमरेशन जनसंख्या का हर 10 साल में किया जाता है। पिछली बार 2021 में होना था, पर कोविड वगैरह के कारण वो डिलेड हो गया और कहा गया 2023-24 में होगा, पर अंत में 25 में ये सेंसस होना है। और साथ में मोदी जी ने इसके साथ, मोदी सरकार ने इसके साथ ऐड किया, पहली बार इस देश में कास्ट की गणना होगी, जनगणना कास्ट बेसिस पे भी होगा। मैं जानना चाहता, लोगों ने इसको मास्टर स्ट्रोक कहा है मोदी जी का। लोगों ने इसको तरह तरह से, मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ खासकर, उन्होंने तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ नैरेटिव्स की बात की है इस कास्ट सेंसस को लेकर। पर जहां तक मुझे लगता है ये इलेक्टोरली मोटिवेटेड है। बिहार में इस साल चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर में, नेक्स्ट ईयर वेस्ट बंगाल में होना है और नेक्स्ट ईयर तमिलनाडु में होना है, और तीनों स्टेट्स पूरी तरह से जातीय और धार्मिक आधार पे ही वहां राजनीति होती है। रीजनल फोर्सेस भी जातीय आधार पे वहां बनाए जाते हैं और एलाइड फोर्सेस भी उसी हिसाब से एलीज को मेजर पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन में लाते हैं अपने जातीय फायदे के लिए और जातीय राजनीति के लिए। आपको याद होगा 2023 में सबसे पहले नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के साथ इतिहास रचा था। उस समय महागठबंधन के पार्टनर थे वो। 2 अक्टूबर 2023 को इसके आंकड़े जारी किए गए थे। बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 बताई गई थी। सर्वे के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको कहते हैं, 19% अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, 1.68% के आसपास अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी दिखाई गई थी। ये था राजनीतिक जातीय जनगणना के साथ राजनीतिक और वोट लेने की एक प्रक्रिया। रिजर्वेशन भी उसी हिसाब से, जो स्लैब है उसको बढ़ाकर 60% की बात की गई, जिसको कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। नीतीश जी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, इस सर्वे था, इट वॉज नॉट अ सेंसस, क्योंकि सेंसस का हक सिर्फ 246 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अनुसार केंद्र के पास ही है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। इस सर्वे को कोर्ट ने इसको स्थगित कर दिया था रिजर्वेशन पार्ट को लेकर, कि रिजर्वेशन इस बेसिस पे नहीं होगा। शायद कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने मोदी जी को चुनाव के मद्देनजर ये समझाने की कोशिश की कि ये बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग पड़े हुए थे। राहुल जी पिछले 5-6 सालों से ये डिमांड कर रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। सर्वे तो स्टेट्स में होते रहे हैं, बट जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल परव्यू को देखते हुए। मोदी जी ने भी कहा कि चलो ठीक है, हम कर देते हैं, और इसको लोगों ने मास्टर स्ट्रोक माना। विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के कहते हैं ना, विपक्ष के जेब से उनकी ही चाल को अपने हाथ में खींच लेना। लोग कह रहे हैं कि शायद मोदी जी की मतलब बीजेपी ने ये सोचा कि इस बार चुनाव में हम उनके ही मुद्दे को खींच लेते हैं, और उनके ही मुद्दे पे, क्योंकि हिंदुत्व तो हमारे साथ है, पहलगाम के मुद्दे पे हो, मुर्शिदाबाद के मुद्दे पे हो, देश में 370, अयोध्या, ट्रिपल तलाक, हिजाब पे तो हम बातें करते रहते हैं। हिंदुत्व हमारे हाथ में है, क्यों नहीं जातीय समीकरण को भी हाथ में ले लें, फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हम इस पे बात करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार साकिब बिहारी सिन्हा जी के साथ। साकिब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे, यू आर वेलकम्ड ऑन दिस शो। और आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जातीय जनगणना पहली बार इस देश में क्या मजबूरी है, जबकि पूरे देश की नजर पहलगाम और पाकिस्तान पे थी। जी नमस्कार अजय जी। जी नमस्कार। आपने जिस शब्द का उपयोग किया, मास्टर स्ट्रोक, जी सच में यह बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक पिछले कई सालों से
अभी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, वो लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे थे। हर बैठक में, हर मीटिंग में उनका एक एजेंडा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। कमोबेश जातीय गणना कराने की बात हर विपक्ष का हर नेता, मान लीजिए इंडिया गठबंधन, लगातार डिमांड कर रहा है। उस डिमांड को कुंद करने के लिए, या कह लीजिए कि उनका जो मुद्दा था उसको छीनने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। कल जो कैबिनेट की निर्णय हुई कि ये जनगणना के साथ ही जातीय गणना भी कराया जाएगा। लेकिन यह केवल मुद्दा छीन, मतलब चुनाव है बिहार में, अगले साल आपने बताया कि चुनाव है दो तीन स्टेट में, बंगाल में है, तमिलनाडु में। तो अभी से लगातार राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम लोग, जो विपक्षी माफ करेंगे, क्या कहते हैं, ये ओबीसी के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, और ओबीसी के दिमाग में इस बात को पूरी तरह डालने का काम कि बीजेपी जातीय गणना इसलिए नहीं कराना चाहती है कि बीजेपी ओबीसी, ईबीसी वगैरह के साथ नहीं है। वह बीजेपी माना भी जाते रहा है पहले कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी, इसलिए ये मुद्दा बहुत जोर शोर से चुनाव में हावी मत हो जाए, इसके लिए ऐसा किया। लेकिन क्या जनगणना के साथ जातीय गणना संभव है? 2011 में भी जो जनगणना हुआ था उसमें भी जाति वाइज गणना करने की कोशिश हुई। कोशिश इसलिए हमने कहा कि आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो उसी तरह अब 2021 में होना था, मैंने हर 10 साल पर जो जनगणना होता, 2021 से ड्यूज है कोरोना के कारण। अब कब होगा जनगणना, इसकी घोषणा कैबिनेट ने नहीं की। यह कैबिनेट ने नहीं तय किया कि जनगणना कब से शुरू होगा। अब 25 में शुरू होगा, 26 में शुरू होगा, 27 में शुरू होगा, कब हो? केवल जनगणना कराने में का फाइनल रिजल्ट आने में मोटा मोटी 3 साल समय लगता है। अब जैसे 2001 में जो जनगणना हुआ उसका रिजल्ट आया था 2004 में, तो मोटा मोटी 3 साल लग जाते हैं। तो जब आपने यह घोषणा ही नहीं किया कि जनगणना कब से शुरू होगा, अब आप इस साल शुरू कर देंगे या 26 में शुरू करेंगे, जब भी आप शुरू करें, तो आप मान लीजिए जब जाति की गणना नहीं होती थी तब तो 3 साल लग जाते। जाति में केवल गणना होती थी एससी और एसटी, मोटा मोटी मान लीजिए एससी में 50 गो जाति हैं, उसी तरह एसटी में 25 मान लीजिए, मोटा मोटी हम बता रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मोटा मोटी 6000 जातियां हैं। सबकी गणना करने में जब 25 और 50 मतलब मोटा मोटी 75 लोगों की जाति की एससी एसटी का जब आप गणना करते थे तब तो आपको 3 साल समय लग जाता। जब 6000 लोगों का आप करेंगे जातीय गणना, तब कितने समय लगेंगे? तो स्पष्ट है कि यह केवल विपक्षियों का जो मुद्दा है उसको कुंद करने के लिए और उसको मतलब एकदम नेस्तनाबूद करने के लिए। अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि आप करेंगे, हमने घोषणा कर दी आप करेंगे। विपक्ष में अब जो सरकार ने कल कहा, तो अब विपक्ष में इसको क्रेडिट लेने का भी होड़ मच गया।
अब रिजल्ट कब आएगा, काउंटिंग कब से होगा, जनगणना कब से होगा, इसका आता पता नहीं है। लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ हर दलों में मच गई। राहुल गांधी भी कल से कह रहे हैं कि हमारे दबाव पर हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग कह रहे हैं कि हम तो वर्षों से मांग कर रहे हैं। जनता दल के लोग भी कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के, कि नीतीश कुमार तो 1990 से डिमांड कर रहे हैं। तो मतलब कमोबेश ये जो क्रेडिट लेने की होड़ की, हमने इसको शुरू कराया, हमने इसके लिए आंदोलन छेड़ा, सब लोग जो की कर रहे हैं, उसका अब क्या होगा। हमको नहीं लगता है कि 2029 में लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित, पिछले साल हुआ 24 में, 25 में माफ करें 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा। मुझको नहीं लगता है कि अगर अगले साल मतलब 2026 में शुरू भी कर देते हैं जनगणना का काम, तो जातीय जनगणना का रिपोर्ट 29 के लोकसभा चुनाव के पहले आएगा। वैसे मेरा मानना है कि जातीय गणना की रिपोर्ट, गणना तो हो जाएगी लेकिन रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं होगा, यह मुझको पूरा विश्वास है। जैसे 2011 में आपने किया, लेकिन उसका रिजल्ट आपने बताया नहीं जनता को कि हाँ किस जाति के कितने लोग हैं। उसी तरह अभी केवल मामला बीजेपी विपक्ष के नेताओं को शांत करने के लिए यह कर दिया सरकार ने, और उसके बाद इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। एक पंथ दो काज जो कहा जाता है ना, एक तो विपक्ष को कुंद किया ही का जो मेन मुद्दा है, और दूसरा वो टेरर अटैक जो हुआ उसको लेकर के जो देश में पूरा आक्रोश है जनता में, उस आक्रोश को शांत करने का भी काम बीजेपी की सरकार ने कर लिया। अब मुद्दा खत्म हो गया कि भारत कब चढ़ाई करेगा पाकिस्तान पर। अब किसी के मुंह से हम और आप नहीं सुन रहे हैं, अब यही सुनाई दे रहा है कि हाँ भाई जातीय जनगणना भी अब शुरू होगा। तो एक निर्णय लेकर के मेरा मानना है कि बीजेपी की सरकार ने दो मुद्दे को शांत किया। जी, यानी कि एक तीर से दो शिकार, एकदम एक तीर से दो शिकार। और यहाँ आपने सही कहा। कल तक की बात है, कल दिन तक मेरे पास जो भी मैसेजेस आते थे और मेरे पास जो कॉल्स आते थे वो था कि पहलगांव में 36 घंटा, 48 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा में क्या होने वाला है, तरह तरह की बातें जो मीडिया फैला रही थी। अब जो कॉल्स आए, 2-4 मैसेजेस हैं मेरे पास कि ये जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, उन्होंने बिहार के एक सर्वे को कोट किया कि 36% ईबीसी, 27% ओबीसी। क्या इस जातीय जनगणना के दौरान, क्योंकि ईबीसी ओबीसी एक जनरल कैटेगरी है, ओबीसी के अंतर्गत भी डिफरेंट कम्युनिटी कास्ट्स, डिफरेंट सब कास्ट्स की बात मैं करूं तो वो आते हैं। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये तो खुलकर नहीं बताया है कि वो जब रिपोर्ट देंगे, या रिपोर्ट 2 साल में आए, 4 साल में आए, क्या इस रिपोर्ट में ओबीसी होगा या यादव कुर्मी परसेंटेज होगा? क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर ओबीसी का परसेंटेज 36% अगर आप बिहार की ले, तो वहां पर जब जातीय सब कास्ट की बात करेंगे तो वो भी बट जाता है। जैसे सवर्णों में फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो क्षत्रिय इतना, ब्राह्मण इतना, वैश्य इतना, कायस्थ इतना। तो जब बातें उनके साथ, उनके कास्ट के परसेंटेज के साथ होती है, और दूसरी तरफ अगर आप लें तो क्या मुसलमानों को भी सब कास्ट और कास्ट में देखा जाएगा और उनकी जात पूछी जाएगी? जबकि इस्लाम खुलकर कहता है कि वो इन चीजों के खिलाफ है। इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है। सेम इज विद क्रिश्चियनिटी। जबकि अगर आप देखें तो मेरे पास है मुस्लिमों में सैयद, शेख, पठान, मुगल, मंसूर, मेन जो आते हैं अशरफ, अजलेफ, अरजाल, ये 3 मेन डिविजन्स हैं। शिया हैं, सुन्नी हैं, उनमें कास्ट एंड सब कास्ट हैं, नदफ है, पिंजार है, दरवेश हैं, चपरबंदी है, कसाब है, फूलमाली हैं। तो क्या इनको भी उसी तरह से कैटेगराइज करेंगे माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम एन्यूमरेशन को,
कि मुस्लिम का परसेंटेज जो भी है वो इस तरह से कास्ट वाइज बेस्ड है। क्रिश्चियंस में भी भले ही जमायत का जैसे इस्लाम में है कि इस्लाम इन चीज़ों को नहीं मानता, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी है कि हम कास्ट को नहीं मानते, हम एक हैं। तो फिर उनमें भी क्योंकि SC ST के नाम पे कुछ कुछ स्टेट्स में, साउथ में या आपके बिहार में भी इन लोगों को कन्वर्जन के बाद भी रिजर्वेशन कहीं ना कहीं मिलता है। झारखंड में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है जबकि कास्ट से परे हैं ये? तो क्या ये क्या एक मास्टर स्ट्रोक नहीं माना जाएगा कि हम उन कम्युनिटीज को भी, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को भी कास्ट में बांट दें एन्यूमरेशन के दौरान? हिंदुओं को जो OBC हैं, EBC हैं, SC हैं, उनको भी डिफरेंट सब कास्ट में नजर बताएं उनके बारे में जब हम एन्यूमरेशन और रिपोर्ट दें। तो इस तरह की जो एक चाल है, इट इज मोर और लेस जैसा दिखता है कि इट इज नथिंग बट इलेक्टोरली मोटिवेटेड। आपको क्या लगता है? अजय जी, आपने जो भी बात की उसमें एकदम सच्चाई है। जात को उपजात में बांट देने, अभी मेरी बात तो हो रही थी थोड़ी देर पहले जनगणना मंत्रालय के एक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर से। उन्होंने जो मुझको बताया, उनका कहना था कि यह बहुत माथापच्ची का काम है। जात को सब जात को उसके भी अंदर की जात खोज लेना। यह हमको उन्होंने कहा कि देखिए, मोदी सरकार ने भले यह कल निर्णय कर लिया, लेकिन लगता नहीं है कि यह संभव हो पाएगा। जितनी जातियां हिंदुस्तान के अंदर है, उपजातियां हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो गए इनके गणना में, लेकिन इसको कंपाइल करना इतना टफ होगा कि शायद भारत सरकार इसको पब्लिक में लाए ही नहीं कि हाँ इतनी जातियां हैं। अब उसका दूसरा पहलू वो बता रहे थे कि इससे आपस में वैमनस्य भी बढ़ेगा। जैसे आपने बिहार की चर्चा की, जो बिहार में जाति सर्वे हुआ, उस समय बीजेपी सत्ता में नहीं थी, मतलब नीतीश कुमार महागठबंधन आरजेडी के साथ गठबंधन में थे। और जब सर्वे हुआ तो बीजेपी के लोग ही तमाम तरह तरह की बातें बयान आ रहे थे उनके कि ये सर्वे गलत है, इतनी जातियां, इस जाति की इतनी जातियां नहीं है, इस जाति की इतनी जातियां नहीं है। तो एक उस मुद्दे पर जो डिप्टी डायरेक्टर महोदय थे तो बोले कि देखिए वो सर्वे था, लेकिन जनगणना के साथ जब ईमानदारी से अगर जातीय गणना कराया जाएगा तो ये मामला जो बिहार में सर्वे के समय हुआ उस तरह का मामला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो डिप्टी डायरेक्टर चूंकि रिटायर कर चुके हैं, उनका नाम लेना कोई ये नहीं होगा। किरण कांत वर्मा है, बिहार के ही हैं, पटना के हैं, और सामाजिक कार्य में भी उनकी रुचि रही है। कई एक पुरस्कार भी उनको मिला है उनके काम को लेकर के। तो उनका भी मानना है कि यह संभव नहीं है, इसीलिए कहा कि 2029 में भी यह रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए, इसमें संदेह। खुद बीजेपी नहीं चाहती, ये तो पहले भी हमने कहा कि कुंद करने के लिए, विपक्ष के मांग को कुंद करने के लिए ऐसा बीजेपी ने चाल चला। अब देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे वरिष्ठतम मंत्री जो हैं, जिनके काम दिखते हैं, आम लोगों को उनके काम दिखाई देते हैं, नितिन गडकरी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा था, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लाल। अब वही नितिन गडकरी जी मौजूद थे कल की कैबिनेट मीटिंग में, तो लात तो नहीं मारा उन्होंने। तो मजबूरी है सत्ता में आने के लिए। ये राजनेता, बीजेपी भी हमेशा पहले से कहते रहती है, कभी भी जातीय गणना के पक्ष में बीजेपी नहीं रही है। लेकिन अब चुनाव है और लोग कहते भी हैं, मैं भी मानता हूं कि राजनेता सत्ता में आने के लिए कब यू टर्न ले लेंगे
यह कोई नहीं बता सकता। जी जी, ये बात यहाँ तक बातें उठ जा रही हैं कि इस निर्णय जो सीसीपीए में निर्णय हुआ, सीसीपीए में आमतौर पे ये 2019 के बाद सीसीपीए हुआ था। पहले बार हुआ था पुलवामा अटैक के बाद, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, सरकार ने एक निर्णय लिया। इस बार उम्मीद कर रहे थे लोग पहलगांव पे कुछ किया जाएगा, पर उसके एक दिन पहले शाम के वक्त आरएसएस के भागवत जी पहली बार प्रधानमंत्री आवास जाते हैं और सीसीपीए में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। मीडिया को भी पता नहीं चल पाया कि सीसीपीए में इतना बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा, आजादी के बाद का पहला कास्ट सेंसस, जबकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद सीसीपीए सीसीईए कैबिनेट, क्योंकि सीसीपीए को माना जाता है सुपर कैबिनेट, वहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि सीसीएस के बाद की मीटिंग में शायद ये बात होगी कि हम पाकिस्तान पे कब और कैसे स्ट्राइक करेंगे पहलगांव के टेरर मैसेकर के बाद। पर आया कुछ और, जातीय जनगणना, कास्ट बेस्ड कंसेंसस, जो कि पहली बार इस देश में हुआ, जिसका डिमांड काफी सालों से विपक्ष भी कर रहा था। और आप जैसा बता रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। नितिन गडकरी जी ने यहां तक कह दिया था कि जो करेगा बात जात की उसको मारेंगे लात, और नितिन गडकरी जी भी वहां थे। तो कहीं ना कहीं संघ का भागवत जी की इस मीटिंग से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझको भी लगता है कि मोहन भागवत के कहने पर ही शायद यह निर्णय सीसीपीए ने लिया है। क्योंकि कल तक कहीं से चर्चा नहीं थी कि सरकार जाति की गणना कराने की डिमांड मांग ले। एक बाय एक कल सीसी में जो अश्वनी वैष्णव साहब हैं केंद्रीय मंत्री, प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने घोषणा की। तो मेरे जैसे तमाम लोग, शायद सरकार के पक्ष के लोग भी, इस बात को उनको भनक नहीं रही होगी कि ऐसे फैसले ले लिए जाएंगे। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी भी का ही इशारा रहा होगा। जो अभी माहौल चल रहा है, विपक्ष जिस कदर हावी हो रहा है सरकार पर जाति गणना को लेकर के, तो शायद मोहन भागवत जी के दिमाग की यह उपज हो और उसको नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। जी, क्योंकि एक बात ये भी आती है ना कि संघ के प्रयास के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हर तरह के लुभावने सोप्स और नैरेटिव्स के बाद भी इनके हाथ से झारखंड निकल गया। अब बिहार की बारी है। बिहार में भी शायद इन्होंने, मोदी जी जब पहलगांव का अटैक हुआ था, सऊदी अरेबिया से सीधे मोदी जी बिहार गए थे, कैंपेन किया। अमित शाह भी काफी बार बिहार जा चुके हैं। अब उनके पास कोई चेहरा भी वहां नजर नहीं आता नीतीश जी के अलावा। और नीतीश जी पूरी तरह से इस जातीय जनगणना के फेवर में थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास रचा था 2000 जब वो गठबंधन के पार्ट थे 2023 में। तो शायद मोदी जी को भी ये लगा होगा कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जिस तरह से फ्लरिश कर रहे हैं, जिस तरह से महागठबंधन अपनी छवि बनाता जा रहा था, एक स्ट्रोक जात पे ही क्यों ना कर लिया जाए। अब वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में हिंदुत्व की बात करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पे ममता को बीट कर नहीं पा रही है। तमिलनाडु की बात कर ले, वहां भी आपकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के कि वहां के रीजनल फोर्सेस के साथ अलाइड होकर ही कहीं राजनीति कर पाए। यानी कि तीनों स्टेट में आपको लगा, और तीनों स्टेट का इलेक्शन अभी एक अक्टूबर नवंबर में होना है, दूसरे साल भारतीय जनता ये वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में होना है। तो शायद लोकसभा को 2029 की को नजर रखते हुए या राज्यों पे नजर रखते हुए मोदी जी को लगा कि ये एक सही टाइम है कि हम इलेक्शन में जात की बात कर दें, जिसका दो मतलब कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू वाली बात, कि एक तरफ हम लोगों को भटका भी दे
और लोगों के सेंटिमेंट्स को पहलगांव से हटा ले, क्योंकि पाकिस्तान में हम कुछ कर नहीं पा रहे। 24 घंटे बीत गए, 36 घंटे बीत गए, 48 और 72 घंटे की बात आ रही है। हमने बॉर्डर पे पूरी तैयारी कर ली, आर्मी को कह दिया कि जो करना है करो, पर क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आम जनता कहीं ये ना पूछ दे कि आपने क्या किया, तो आम जनता को भटका दो, आम जनता को लगा दो जात पात में। जो देश में जितना विशिएटिंग, जितना पॉइजनस, जितना कहते हैं ना कि देश को अंदर से खोखला करने के लिए जो दो बड़े मुद्दे हैं, एक है धर्म, एक है जात। तो धर्म पे तो आप खेल गए पहलगांव में, पाकिस्तान के मुद्दे पे, और आप खेलते रहे हैं डिफरेंट अनाउंसमेंट्स के साथ। अब जात का मामला था इलेक्शंस के, आपने जात पे भी खेल लिया। डिवाइड करने का अंग्रेजों ने कहा था ना, डिवाइड एंड रूल, क्या ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे नहीं देखा जा सकता? जी साकिब जी। निश्चित। देखिए, आज तो 8 दिन बीत गए ना पहलगाम की घटना को हुए, 22 तारीख को हुए थे, और आज 1 मई आ गई। प्रधानमंत्री जी घटना के तुरंत बाद, घटना के दिन प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके हिंदुस्तान लौटे। नई दिल्ली जहाज से उतरते ही एयरपोर्ट पर बैठक की, और उसके तुरंत बाद अपने घर पर बैठक की। उसमें कुछ निर्णय हुए कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, लेकिन सिंधु जल समझौता या वीजा बंद कर दिया गया, दूतावास के लोग वापस लौट जाएं, जो निर्णय हुए उससे फायदा क्या हुआ? अब मुख्य रूप से सिंधु जल बंटवारा, जिसके बारे में लोग कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान को पानी नहीं जाए तो पाकिस्तान भूखे प्यासे जो है मर जाएगा। तो भाई आज आप बंद किए, अब बांध बांधिएगा, कुछ व्यवस्था कीजिएगा, तब ना पानी उसको जाना बंद कीजिएगा। तब ये तुरंत का मामला, सप्ताह 2 सप्ताह, महीना 2 महीना की बात तो है नहीं, सालों समय लगेंगे। तो एक कहा जाता है कि टटका तो कुछ नहीं हुआ ना। अब बाघा बॉर्डर बंद कर देने से क्या फायदा? 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय कर लिया। 24 तारीख को वो चले आए बिहार के मधुबनी में चुनावी शंखनाद करने। आपने देखा होगा जब पूरा देश रो रहा था, प्रधानमंत्री जी के जो बैठक, जो जनसभा कर रहे थे, उसमें उनके चेहरे का हाव भाव आपने देखा होगा, उससे जनता बहुत उद्वेलित हुई। मुझको तो कई एक लोगों ने कहा कि जहाँ एक तरफ देश रो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी चुनावी मीटिंग कर रहे हैं, न्यास और उद्घाटन करने चले आए। उसी दिन बीजेपी ने ही, सरकार ने ही बुलवाई थी विपक्षी दलों की बैठक। प्रधानमंत्री जी को उस बैठक में होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं उसमें उपस्थित होना गवारा नहीं समझे। चुनावी बैठक, चुनावी सभा करना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये जनता की राय है, जनता जिसको कहती है। हमको 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों लोगों ने इस बात को मेरे जेहन में ले आया कि प्रधानमंत्री जी को जो काम करना चाहिए। खैर बाद में प्रधानमंत्री जी ने सेना को हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप उपयुक्त समय लेकर के आपको जो भी करना है आप कीजिए। अपना पिंड, सरकार को जो काम करना था, सरकार ने अपना काम सेना को सौंप दिया। अच्छी बात है। लोग कहने वाले कह रहे हैं कि भाई सरकार तो लड़ने नहीं जाएगी ना, वही सेना जाएगा ना। बात भी सही है, सेना ही जाएगा, हम और आप सिविलियन नहीं जाएंगे, सरकार भी नहीं जाएगी, सरकार में बैठे मंत्री भी नहीं जाएंगे, लड़ेगा सेना। लेकिन आप 1971 याद कीजिए, इंदिरा गांधी अमेरिका में थी, पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था। बहुत सारे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, जो बांग्लादेश बना, के लोग शरणार्थी के रूप में
हिंदुस्तान में आ गए। इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अमेरिका में, वहां उनको गई थी इसी मुद्दे पर बात करने, लेकिन जो जिस बेइज्जती का सामना उनको करना पड़ा, तो तुरंत हिंदुस्तान लौटने के साथ ही उन्होंने सेना को आदेश किया, ठीक है हम लड़ाई कभी भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगे तब तो कोई मतलब कुछ बच ही नहीं जाता, केवल लड़ाई। तो अब सेना के सौंप दिए, जबकि तुरंत एक्शन लेने की बात थी। 8 दिन बीत गए है और अब उस मामले को जनता उस मामले पर ध्यान नहीं दे कि हाँ 8 दिन बीता है कि 10 दिन बीता। ये मुद्दा आ गया जातीय गणना का। इसका भी कोई रिजल्ट नहीं होना है जिस ढंग से किरणकांत वर्मा ने बताया। तो हमको नहीं लगता है कि 29 के पहले, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले यह गणना आएगा। यह गणना आते आते उन्होंने तो शंका व्यक्त किया कि अगला फिर जनगणना हर 10 साल पर होता, अगला 10 ये जनगणना का भी मौका आ जाएगा। ये सब ये केवल जो है हमको और आपको और खास करके भी विपक्षी दलों को शांत करने के लिए यह मुद्दा कल कैबिनेट ने लिया। लेकिन अब नितिन गडकरी जी से पूछना चाहिए, अगर हम लोगों की आवाज नितिन गडकरी तक पहुंचे तो उनसे भी इस बात को मैंने उनको भी जवाब देना चाहिए कि कल वो कैबिनेट की मीटिंग में उपस्थित थे, वरिष्ठतम मंत्री हैं। अब उनका इस पर क्या कहना है? जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लाभ, तो अब क्या करेंगे वो, यह पूछना चाहिए। और अगर हम लोगों की बात गडकरी साहब तक पहुंच रही हो तो शायद गडकरी जी हम लोगों की बात का जवाब दें कि अब वो क्या करेंगे। जी सही बात आपने कहा कि अब गडकरी जी क्या कहेंगे कि मारेंगे लात या साथ खाएंगे भात वाली कहानी हो गई है एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा लगा आपसे बात करके। इस जातीय जनगणना, आपने सही कहा, ये एक मुद्दा है जिसको उन्होंने हम आज की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उछाल दिया है, जिस पे अब पहले कल के पहले तक पहलगांव और पाकिस्तान पे डिस्कशन होता था आम जनता के बीच। अब जो डिस्कशन का मेन मुद्दा है, डिबेट का मुद्दा ये है कि जातीय जनगणना का मतलब क्या है और इससे क्या होने वाला है, या कब तक जातीय जनगणना कराई जाएगी। क्योंकि आमतौर पे जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डिलेड परफॉर्मा के साथ सिर्फ नैरेटिव्स में किए जा रहे हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।